हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जेनाइटल हर्पीस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक वायरल डिसीज़ है और इट स्प्रेड्स विद द वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से ये फैलती है। तो आइए देखते हैं जेनाइटल हर्पीस क्या होती है। देखिए, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जो सेक्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो और इसमें होता क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में या उसके आसपास के एरिया में दाने हो जाते हैं और उन दानों में पानी भरा हुआ होता है, जो कि अल्सरेटेड भी हो जाते हैं और ये दाने बाद में फूटते भी हैं और इनसे पानी भी निकलता है, वाइट कलर का स्टिकी फ्लूइड भी निकलता है। ठीक है, अब देखिए ये किससे होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस दो तरह के होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ये जनरली कोल्ड सोर्स कॉज करता है। कोल्ड सोर्स क्या होता है, मुंह में छाले, ठीक है, ये कॉज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये कोल्ड सोर्स कॉज करता है तो ये जेनाइटल हर्पीस नहीं कॉज करता होगा, ये जेनाइटल हर्पीस भी कॉज करता है। और जेनाइटल हर्पीस वायरस 2 क्या होता है, ये जनरली या यूजुअली आप कह लीजिए जेनाइटल हर्पीस ही कॉज करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कोल्ड सोर्स नहीं होता होगा, इसमें कोल्ड सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये वायरस बॉडी में एंटर कहाँ से करता है। तो देखिए सेक्स के दौरान क्या होता है कि ये वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वायरस का जो एंटर करने का मेन रास्ता होता है वो स्किन पे कोई एब्रेशन, स्किन आपकी कटी फटी हो वहाँ से, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये वायरस एंटर करता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू होती है जो कि बॉडी के कवरिंग्स को, आउटर कवरिंग्स को कवर करती है। ठीक है, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये जनरली जो होती है, ठीक है, बॉडी के ओपनिंग्स को कवर करती है। जनरली नोज़, माउथ या जेनाइटल्स ऑर्गन में ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये वायरस के एंटर करने का सबसे आसान जगह क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू एंटर कर जाती है या फिर कोई स्किन एब्रेशन के थ्रू एंटर कर जाती है। अब देखिए ये वायरस मतलब ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, देखिए सलाइवा में प्रेजेंट होता है, या फिर सीमेन में, इन्फेक्टेड पर्सन के सीमेंस में, या फिर इन्फेक्टेड अगर वुमन है तो उनके वेजाइनल डिस्चार्ज में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वायरस। ठीक है, अब देखिए इसमें सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें जो दाने होते हैं वो पेनिस पे दाने हो जाते हैं, पेनिस के आसपास के एरिया में दाने हो जाते हैं, और स्क्रोटम एरिया, ये देखिए स्क्रोटम समझाने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बना के रखा है। ये जो ऐसा एरिया होता है, यहाँ पर पेनिस होता है और यहाँ पर ये जो एरिया होता है जो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम एरिया में भी दाने हो जाते हैं। ठीक है, और बटक्स के आसपास में भी दाने हो जाते हैं, और एनस के पूरे आसपास, पूरे एनस एरिया के आसपास जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, फीकल मैटर्स निकलते हैं, वहाँ पे भी ये दाने हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ पे आपके ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको ब्लिस्टर्स या दाने आप कह लीजिए कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि दाने होने की जगह सिर्फ वो जेनाइटल पार्ट ही है। अगर बॉडी का कोई भी एरिया अगर इन्फेक्टेड एरिया से कॉन्टैक्ट में आता है तो ब्लिस्टर या दाना वहाँ पर भी हो सकता है। अब वो माउथ भी हो सकता है, लिप्स भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, पूरे आपके बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है। जो भी अगर इन्फेक्टेड एरिया के टच में आएगा तो वहाँ पे दाने हो सकते हैं। तो क्यों होता है, देखिए क्योंकि ये जो दाने होते हैं ना ये एक टाइम के बाद फूटते हैं और इनमें से पानी निकलता है। ठीक है, पानी या फिर वाइट कलर का स्टिकी मटेरियल निकलता है, तो ये जहाँ जहाँ भी टच होगा ना ये वहाँ फैलेगा। तो देखिए ब्लिस्टर्स में बिकम अल्सरेटेड एंड ऊज फ्लूइड। ठीक है, ये ऐसा घाव में बदल जाते हैं कि ये घाव बन जाते हैं और इनमें से फ्लूइड्स निकलने लगता है, लिक्विड का डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, इसमें जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो फूल जाती हैं। देखिए स्टूडेंट, लिम्फ ग्लैंड फूल जाने का मतलब क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड्स ही ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर ये लिम्फ ग्लैंड्स ही फूल जाएंगी इसका मतलब है पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और वो वायरस से लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, हेडेक, बॉडी एक एंड फीवर।
तो सिर दर्द, बदन दर्द और फीवर भी हो सकता है। तो अब स्टूडेंट्स ऐसा ही नहीं है कि ये सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड होता है, कभी कभी बच्चे पैदा हुए होते हैं उनमें भी ये जेनाइटल हर्पीस देखने को मिल जाता है। कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि मदर के वजाइना से हो सकता है जब बच्चा बाहर आ रहा हो उस वक्त उसको मदर को जेनाइटल हर्पिस अगर होगा तो मदर से बच्चे को होने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे बच्चों में अगर जेनाइटल हर्पिस बच्चों में है जो अभी अभी पैदा ही हो रहे हैं उनको भी अगर हो रहा है तो उस केस में अगर बच्चा चिल्ड्रंस में हो रहा है, ठीक है, बॉर्न विथ जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। अब इनको कैसे होगा? इनको मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चा पैदा हो रहा है और माँ को जेनाइटल हर्पिस है, ठीक है, और उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया है, क्योंकि जेनाइटल हर्पिस में जो मेडिसिन अभी हम देखेंगे वो जो यूज़ होती हैं, कुछ मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती हैं। तो अगर मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को जेनाइटल हर्पिस है तो उन्हें डॉक्टर को बता देना चाहिए कि जेनाइटल हर्पिस है, ताकि डॉक्टर्स उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा को चला सके, ठीक है। तो अगर बच्चा जेनाइटल हर्पिस के लेकर के पैदा हो जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है बच्चे का क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चे को, और क्या हो सकता है? अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा है, इसका इम्यून सिस्टम अभी और भी वीक है, ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं, और इनको अगर जेनाइटल हर्पीस का इन्फेक्शन होता है तो इनमें ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज और अल्टीमेटली डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्नोसिस कैसे होता होगा, इसका जो जेनाइटल हर्पीस का डायग्नोस कैसे होगा? तो इसको डायग्नोस करने का एक तरीका है विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? हर्पीस को, हैप्टिक सोर को, यानी कि आपके जो ब्लिस्टर्स हैं उनको देख करके वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी जेनाइटल हर्पीस का केस है, या फिर आगे फर्दर ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह हो सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब डायग्नोसिस हो गया। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें, ठीक, प्रिवेंशन से पहले चलिए रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रिस्क फैक्टर मतलब किन किन वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे बड़ा इसका जो रिस्क फैक्टर है, ऐसे पार्टनर के संग सेक्सुअली कमिट होना जिसको पहले से जेनाइटल हर्पीस है, उनको अगर है, तो अगर ऐसे पार्टनर के संग कोई कमिट होता है तो उसको भी, सेकंड पार्टनर को भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसका रिस्क फैक्टर है ओरल सेक्स, एनल सेक्स, ठीक है। तो अगर सेक्स कर रहे हैं और पार्टनर इन्फेक्टेड है तो सेकंड पार्टनर को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सेक्स के दौरान कॉन्डोम का यूज़ ना करना इज़ द अनदर रिस्क फैक्टर ऑफ दिस जेनाइटल हर्पीस को न्योता देने जैसा है, ठीक है। अगर कॉन्डोम का यूज़ नहीं हो रहा है तो जेनाइटल हर्पीस हो सकता है, और अगर इन्फेक्टेड पार्टनर पहले से है और सामने वाले को जानकारी नहीं है तो भी ये बीमारी हो सकती है। अब देखिए इसके बाद जो एक चीज़ और जाननी है, रिस्क फैक्टर आपको पता चल गया, अब इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रिवेंशन इसका एक ही है कि हमेशा सेक्स के दौरान कॉन्डोम का यूज़ करना, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके संग सेक्सुअली कमिट नहीं होना है, ठीक है। कोई भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी इन्फेक्टेड पर्सन के संग नहीं करना है, नहीं तो ये वायरस को न्योता देने जैसा ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ड्रग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी जो ये जेनाइटल हर्पिस होती है, इसको हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ हम ट्रीटमेंट करके इसका जो जेनाइटल हर्पीस का आउटब्रेक है इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। आउटब्रेक मतलब क्या होता है? देखिए आउटब्रेक मतलब होता है कि जब वायरस के कांटेक्ट में आप आए, या कोई पर्सन जब वायरस के कांटेक्ट में आया, तो अब उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो ब्लिस्टर हो रहे हैं, जो दाने हो रहे हैं, वो कितने दिन बाद होते हैं, तो उसको हम आउटब्रेक कहते हैं, ठीक है।
तो हम इसका सिर्फ आउटब्रेक जो है कम कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन वायरस के कांटेक्ट में आ जाए, आज उसने रिस्क फैक्टर्स एनकाउंटर हो गया, मतलब आज उसने किसी ऐसे पर्सन के संग सेक्सुअली कमिट हो गया जिसको जेनिटल हर्पिस का वायरस है, जिसको जेनिटल हर्पिस था और सेक्स के दौरान अब उनमें वायरस इम्प्लांट हो गया। अब वायरस आ गया तो अब ये हो सकता है 4 दिन बाद यूजुअली ये अपना सिम्टम्स या पहला दाना दिखे आपको बॉडी पर, या फिर 2 दिन बाद, या फिर कभी कभी 12 दिन बाद भी ये वायरस के सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, तो इसके आउटब्रेक को कम करने के लिए हमारे पास ड्रग्स हैं। अब इसके ड्रग्स कौन कौन से हैं? एसाइक्लोवीर या जोविरैक्स, जिसको फेमसाइक्लोवीर और वेलासाइक्लोवीर, वेल्ट्रेक्स के नाम से। ठीक है, एसाइक्लोवीर, जोविरैक्स, फेमसाइक्लोवीर, फैमवीर और वेलासाइक्लोवीर, वॉल्ट्रेक्स, दीज आर द एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, अब देखिए अब हर ड्रग्स का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा। अब साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है स्टमक अपसेट, पेट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, और भूख भी ना लगे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हेडेक, नौसिया, डायरिया, सिर दर्द हो सकता है, हमेशा ऐसा लग सकता है कि अब उल्टी हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी, और डायरिया, पेट खराब हो सकता है। और वेलासाइक्लोवीर का भी साइड इफ़ेक्ट है कि भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना, कमज़ोरी हो सकती है, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कि पहले ही बताया, अगर प्रेग्नेंट लेडी को है तो बच्चे को हो सकता है, तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को है तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसी दवाइयाँ होंगी जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। ठीक है, अब देखिए ये ड्रग्स का भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे एसाइक्लोवीर हम उन पेशेंट्स को नहीं देंगे जिनको किसी भी तरह की किडनी डिसीज़ है। ठीक है, किसी भी तरह की अगर किडनी प्रॉब्लम है तो हम ऐसे पेशेंट्स को एसाइक्लोवीर नहीं देंगे। फिर फेमसाइक्लोवीर, अगर किडनी डिसीज़ है पेशेंट को, पहले से उसको कोई किडनी में प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे, और प्रेग्नेंट वूमन के केस में भी हम ये फेमसाइक्लोवीर नहीं देंगे। फिर वेलासाइक्लोवीर भी किडनी डिसीज़ पेशेंट्स को नहीं देंगे, और अगर पेशेंट काफ़ी एल्डर हैं, काफ़ी उम्र के हैं, तो उन पेशेंट्स में भी देने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे ड्रग्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने जेनिटल हर्पिस क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से बॉडी में आ जाता है, इसको रोकना कैसे है, इसका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबा करके। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। और स्टूडेंट्स हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसके नोट्स जो हैं, इसका PDF नोट्स कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू वेरी मच।